हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। अभी हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप पढ़ेंगे केवल और केवल व्याकरण, जो क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि आपके जो ये 10th वालों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, जिसकी डेट शीट आ भी चुकी हो और आपने देखी भी है, तो मैं चाहती हूँ कि अब आप ताजा ताजा ग्रामर की तरफ अपना ध्यान, अपना रुख मोड़ दें। क्योंकि आपने पाठों को बहुत अच्छे से पढ़ा, हमने अपना सिलेबस भी समाप्त किया। हमारी जो कोर्स एक ही बुक थी क्षितिज और कृतिका, वो भी हमने कंप्लीट की। हमारी जो बी की बुक थी स्पर्श और संचयन कोर्स भी, वो भी हमारी कंप्लीट हुई। तो मैं चाह रही थी कि अब आप व्याकरण की तरफ आते हो और व्याकरण के साथ ही हम धीरे धीरे राइटिंग स्किल की तरफ जाएंगे। कैसे लिखना ईमेल, कैसे लिखना स्ववृत्त, मतलब अपना रिज्यूमे जैसे आप बनाते हैं ना, स्ववृत्त कैसे लिखना, अनुच्छेद कैसे लिखना, पत्र कैसे लिखना, औपचारिक, अनौपचारिक, संदेश, सूचना, लघु कथा, सब कुछ आपको यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ग्रामर की तरफ आपको ले चलूंगी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन। देखिए, वाच्य परिवर्तन, वाच्य में हम कई बार डर जाते हैं कि हम कैसे इसको परिवर्तित करें, कितने प्रकार के होंगे, जबकि इतना सरल है कि यदि आप ट्रिक पढ़ लें, यदि आप ट्रिक से समझ लें, यदि आप उसके अंदर के आने वाले दो शब्दों को याद कर लें, तो आप वाच्य बहुत ही आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप उसको पहचान सकते हैं। तो चलिए आसान से तरीके में, इसको मैंने थोड़ा लंबा इसलिए बनाया, भी आपको मिलेगा थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन उसमें एक एक बात क्लियर हुई है। ऐसा नहीं कि आप मोटा मोटा पढ़ लें और फिर आप भूल जाएं, तो नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। वाच्य, सबसे पहले आपको दिख रहा है वाच्य के भेद, पर भेद से पहले हम पढ़ने वाले हैं वाच्य का अर्थ। किसी भी शब्द को या किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका शाब्दिक अर्थ जान लेना बहुत आवश्यक है। शाब्दिक अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो उसका अर्थ ही आप पहचान लो। तो वाचन अर्थात अथवा बोलने का विषय होता है वाच्य। आप किस तरीके से अपने वाक्य को बोल रहे हो, मैंने कार्य किया या मेरे द्वारा कार्य किया गया या मुझसे कार्य नहीं हुआ, आप कैसे बोल रहे हो उसको, तो वही है वाच्य। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा हम कुछ कहते हैं तो हमारे ध्यान के केंद्र में कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य होता है, बिल्कुल निश्चित। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपको इमेजिन कर रही हूँ कि आप कैसे होंगे, कितने उम्र के होंगे। उम्र तो वही होगी यस, जो 9th-10th में रहती है ना। पढ़ने वाला विद्यार्थी हमारा छात्र है या छात्रा है, किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमारे दिमाग में है। साथ ही पढ़ाते समय हमारे इस ग्रामर का टॉपिक भी हमारे दिमाग में चलता है। तो ये बात सही है कि जब हम बात करते तो कोई भी केंद्र में व्यक्ति होता है, वस्तु होता है या कार्य होता है। अथवा वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया 3 पदों का प्रयोग होता है। किसी भी वाक्य में हम कर्ता का प्रयोग करते, कर्म का और क्रिया का, पूरा वाक्य बन जाता है। ठीक है, राम विद्यालय जाता, राम यहाँ पर कर्ता हो गया तो विद्यालय कर्म हो गया, तो जाता है क्रिया हो गया। तीनों का प्रयोग करते हैं। इन तीनों में से किसी एक को लक्ष्य करके जब बोला जाए या लिखा जाए तो वो वाच्य होता है। जब कर्ता की प्रधानता हो तो वो कर्तवाच्य हो जाएगा, जब कर्म की प्रधानता हो तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, और जब भावों की प्रधानता हो तो वो भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि वाच्य आखिर अपने में क्या है। तो बोलने का जो तरीका है, बोलने का जो विषय है जिसको आप बोल रहे हैं, आप ये कर्ता का, कर्म और क्रिया में से आप किसको महत्व दे रहे हैं, ये वाच्य के अंतर्गत आता है। चलिए, यहां तो हो गई हमारी वाच्य से पहचान। अब फिर से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म है या भाव है, उसको वाच्य कहते हैं। जब क्रिया आपको ऐसी प्रतीत हो वो कि कर्म से रिलेट कर रही है या भाव से रिलेट कर रही है या कर्म या कर्ता से रिलेट कर रही है, तो वो आपका वाच्य हो जाएगा। जैसे अशोक लिख रहा है, अशोक लिख रहा है, यहाँ पर रहा है जो क्रिया है वो किस लिंग में है। अगर मैं यही, ये मैं आपको पढ़ा भी क्यों रही हूँ, सुनते जाइए। आपको बहुत सारी मैं एक के बाद ग्रामर के टॉपिक लाऊंगी और सीधा जाके फिर मैं आपको पद परिचय पर ले जाऊंगी। तो यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूँ रहा का पद परिचय बताइए, तो आप क्या बताओगे कि रहा पुल्लिंग है, रहा एक वचन है, रहा क्रिया है। ठीक है ना, पर आप कैसे समझे ये पुल्लिंग है, क्योंकि रहा, रही नहीं है, रहा। ये क्रिया किसके अनुसार बन रही है, अशोक के अनुसार बन रही है। तो यहाँ पर अशोक क्या है, कर्ता है। चूंकि अशोक लिख रहा है, अशोक कर्ता है। जब कर्ता के अनुसार क्रिया काम करे
तो वो कर्तवाच्य होता है एक प्रकार से। अभी कर्तवाच्य को भी छोड़ दो तो ये वाच्य आप यहाँ पर पहचान जाओगे। इस उदाहरण में लिखने का मुख्य विषय अशोक अर्थात कर्ता है, इसलिए यह बिल्कुल कर्तवाच्य। अब देखो, अब कर्तवाच्य, ये कर्ता के अनुसार क्रिया काम कर रही, कर्तवाच्य हो गया। वाच्य, क्रिया के जिस रूप में उसके मुख्य विषय का ज्ञान हो कि क्रिया कर्ता के अनुसार काम कर रही है या क्रिया कर्म के अनुसार काम कर रही है, तो वहां पर वो वाच्य हो जाएगा। आप और भी लिख सकते हैं, सीता विद्यालय जाती है, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। सीता स्त्रीलिंग, उसकी होने वाली इसी के अनुसार चलेगी क्रिया स्त्रीलिंग। क्या हो गया? हो गया कर्तवाच्य, कर्म के अनुसार हो रही है। अब अगर हम इसकी भाववाच्य की बात करेंगे, इसके बाद चलेंगे तब करेंगे, सब आपका मिक्स हो जाएगा। तो अभी आप कर्त समझे, जब कर्ता के अनुसार क्रिया काम करे, फिर आगे बढ़े। अब यहां से कर्त आपको बता दिया है, तो अब आप सोच रहे होंगे कर्त क्या है, तो अब चलिए मैं सीधा ले चलती हूं आपको किसकी तरफ, वेद प्रकारों की तरफ। तो वाच्य के जो प्रकार हैं, सबसे पहले, अच्छा वाच्य हैं क्या? जो आप वॉइस पढ़ते हो, एक्टिव एक्टिव पैसिव ये पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, बस उसी को कहते हैं वाच्य। एक्टिव तो कर्तवाच्य हो गया। कर्तवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कौन हो? कर्ता हो। जहां क्रिया किसके अनुसार काम करे? कर्ता के अनुसार काम करे, वहां क्या होता है? कर्तवाच्य होता है। इस कथन का केंद्र कौन होता है? कर्ता होता है। जैसे गौरव पढ़ता है, सीधा गौरव के अनुसार। गौरव पुस्तक पढ़ता है, तब भी गौरव के अनुसार। सीता गाना गाती है, सीता के अनुसार। सोहन खाना पकाता है, सोहन के अनुसार। मैं बाजार जाती हूँ, मैं लड़की या स्त्री, तो मैं बाजार जाती हूँ, तो वो स्त्रीलिंग। चलिए, समझ आया? कर्ता के अनुसार जब क्रिया काम करे वो वाच्य, क्रिया का जिसके अनुसार क्रिया पर प्रभाव पड़े वो वाच्य है। तो कर्ता के अनुसार पढ़ रहा है ना। अब यदि हम चलें तो इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं कि इन दोनों वाक्यों में, जो आपने गौरव देखे और गौरव पुस्तक पढ़ता देखा, दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है, इसलिए वह क्या हो गया? कर्तवाच्य। अब इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। यदि हम पिछले की तरफ बढ़े तो ये अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब दोनों का ही प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। क्रिया के लिंग, वचन और कर्ता के अनुसार होते हैं। जो क्रिया के लिंग वचन होते हैं वो किसके अनुसार काम करते हैं? वो कर्ता अर्थात क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार काम करते हैं। दूसरे वाक्य में पुस्तक कर्म है, पुस्तक के होते हुए भी क्रिया लिंग किसके अनुसार है? कर्ता गौरव के अनुसार है, ना कि पुस्तक के अनुसार है। समझ गए? तो यहां पर इसको इसलिए डिफाइन किया गया कि वाक्य में जब क्रिया कर्ता के अनुसार काम करे, चाहे वह वाक्य सकर्मक हो या अकर्मक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी की पूरी क्रिया जब कर्ता के अनुसार काम करती है, जो व्यक्ति स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग की, वो व्यक्ति पुल्लिंग है क्रिया पुल्लिंग की, तो वहां कर्तवाच्य होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें और, तो अगला कर्मवाच्य की तरफ। कर्तवाच्य को एक्टिव कहा तो कर्मवाच्य को पैसिव कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य केंद्र भाव कौन हो? कर्म हो, वहां कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में आप ध्यान रखिएगा कि अकर्मक क्रिया नहीं होती। कैसे अकर्मक होगी? जब कर्म की प्रधानता है तो क्रिया तो क्या होनी चाहिए? अकर्मक होनी नहीं चाहिए, सकर्मक। अब आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया पता है, जो कर्म से सहित हो वो सकर्मक, जो कर्म से रहित हो वो अकर्मक। सीता विद्यालय जाती है, इसमें कर्म है विद्यालय, सीता जाती है, यहाँ पर मतलब जहां पर आपको वाक्य में किसी भी प्रकार के उत्तर की उम्मीद ना हो वो अकर्मक है। सीता जाती है, सीता कहाँ जाती पता ही नहीं है। सीता विद्यालय जाती, पता है सीता कहाँ जाती? विद्यालय। तो प्रश्न का उत्तर निकल रहा है, वहां पर हम कर्म को दे रहे हैं। तो जहां कर्म होता है वो सकर्मक, जहां कर्म ना हो वो अकर्मक। कर्तवाच्य में दोनों प्रकार के वाक्य काम करते हैं, सकर्मक अकर्मक, लेकिन कर्मवाच्य में अकर्मक नहीं होगा, सकर्मक ही होगा। जैसे गौरव ने पुस्तक पढ़ी, कर्म ये है। सीता ने गीत गाया, कर्म ये है। ठीक है, गौरव ने पुस्तक पढ़ी थी, गौरव पुस्तक पढ़ रहा था नहीं हुआ, अब गौरव ने पुस्तक पढ़ी थी, कर्म के अनुसार क्रिया काम कर रही है। कुसुम ने गीत गाया था, ये जो आ रहा ना ये कर्मवाच्य है। रेखा से गीत गाया गया, कर्मवाच्य।
रोगी को दवा दी गई, रोगी दवा स्त्रीलिंग का काम कर रही है। इन उदाहरणों में पुस्तक, गीत, दवा, कर्म है, यही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु हैं, इसलिए इसके अनुसार कर्म वाच्य के अनुसार ये हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। ध्यान रख रहे हैं आप। सीता ने पुस्तक पढ़ी, गौरव ने पुस्तक पढ़ी, गौरव पुस्तक पढ़ रहा है, कर्त, गौरव ने पुस्तक पढ़ी, कर्म। समझ गए। जहां पुस्तक के अनुसार क्रिया आ जाए, कर्म के अनुसार वो। अब भाववाच्य की तरफ चलते हैं। भाववाच्य इम्पर्सनल है ना। चलिए, यहाँ पर क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता या कर्म ना होकर भाव होता है। ठीक है, ना कर्ता से मतलब, ना कर्म से मतलब, क्रिया किसके अनुसार काम कर रही, भाव के अनुसार। ऐसे वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव ही प्रमुख होता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन में, पुल्लिंग में, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। या तो एक वचन में होगी, पुल्लिंग में होगी, अकर्मक होगी। यहाँ पर क्रिया अकर्मक होगी। सुरेश से चला नहीं जाता, सुरेश कहाँ जा रहा है नहीं पता हमको, पर चला नहीं जा रहा उससे। ये अधिकांश, ज्यादातर ये किस में जाते हैं, ज्यादातर ये क्रियाएं नेगेटिव भी होती हैं। अब मुझसे सहा नहीं जाता, मुझ पर काम किसके द्वारा होता, सहा नहीं जाता। इससे क्रमशः चला और सहा ये दोनों ही क्रिया यहाँ पर मुख्य हैं। चला और सहा ये भाववाचक क्रिया। कितना नहीं चला जाता हमको नहीं पता, ये तो सुरेश को पता है। ठीक, तो यहाँ पर जो क्रियाएं आ रही हैं वो किसके अनुसार काम कर रही हैं, भाव के अनुसार काम कर रही हैं। अब कुछ यहाँ पर देख लीजिए क्या नियम है। जिस वाक्य में कर्ता अज्ञात हो, कर्ता का कुछ पता ना हो, वहां भाववाचक होता है। जैसे पत्र भेज दिया गया, अब पत्र भेजा है, कर्ता कौन है, मैंने भेजा, तुमने भेजा, उसने भेजा, इसने भेजा, कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर अक्सर आपको कर्ता नहीं मिलेगा, फिर भी चलने दो, भेज दिया गया। जब कोई कार्य अचानक हो जाता है, वहां भी भाववाच्य होता है। जैसे गिलास टूट गया, कैसे टूटा, कितना टूटा, आधा टूटा, पूरा टूटा, बिल्कुल चकनाचूर हो गया, नहीं पता, बस गिलास टूट गया। ध्यान रखना ये नियम, जब कर्ता ना हो भाववाच्य, जब अचानक से काम हो जाए भाववाच्य, ऐसी सूचना आदि जहां कर्ता का निश्चित ज्ञान ना हो, ये दोनों लगभग एक से भाववाच्य होता है। जैसे खूब पैसा बहाया जा रहा है, भाववाच्य। रोगियों को छोड़ दिया गया, भाववाच्य। कितने रोगी, कौन सा रोगी था, तो यहां पर भाववाच्य होना बनता है। भाववाच्य जिस वाक्य में सामर्थ्यवाचक क्रिया का प्रयोग हो, मतलब कार्य करने का समर्थ वाली बात हो, वहां भाववाच्य होता है। जैसे राम पढ़ नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं हो उसमें। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, उससे पिया नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, क्या आ जाता है, ये सब भाववाच्य में। जहां क्रिया का भाव प्रधान होता है, कर्ता के बाद की विभक्ति का प्रयोग हो, तथा वहां भी कर्ता के बाद की विभक्ति का प्रयोग हो। समय हो गया, अब चला जाए, बैठा जाए, सोया जाए, खाया जाए, घूम लिया जाए, किस में आएंगे, ये सब भाववाच्य में आएंगे। अब देखिए वाच्यों की थोड़ी पहचान कर लेते हैं। कर्तवाच्य में कर्ता या तो बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ नए विभक्ति। देखिए नए विभक्ति हर कहीं नहीं लगती। राम जाता है, अब अगर हम संस्कृत में बात करें तो रामागच्छति हो जाएगा, कोई विभक्ति नहीं लगाई, उस फिर प्रथमा माना उसको। राम ने जाता है नहीं बोलते, लेकिन किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, वहां पर प्रथमा का प्रयोग तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। कई जगह प्रयोग नहीं भी होता है। और देखिए कर्मवाच्य में क्या है, इसमें कर्ता के साथ से भी आता है और के द्वारा विभक्ति का भी प्रयोग होता है। इसमें मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, उसके साथ जाना क्रिया का रूप लिंग वचन कालानुसार जुड़ा होता है। जाना क्रिया के उपयुक्त रूप से पहले किया गया सामान्य भूतकाल में देखने को मिलती है। कौन सी, कर्मवाच्य है ना, उसके द्वारा खेला जाता है, उसके द्वारा खाया जाता है, तो सामान्य भूतकाल। भाववाच्य जैसा कि हम जान ही गए हैं कि कर्ता के साथ यहाँ पर भी से के द्वारा का प्रयोग होता है। ये हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का स्वरूप सदैव एक वचन पुल्लिंग होता है, साथ ही ये अचानक हो जाती हैं और कर्ता का कुछ भी पता नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो अब कुछ परिवर्तन करते हैं, चेंज ऑफ वॉइस। क्या वाच्यों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में विभक्तियों का
क्रियापदों के लिंग, वचन तथा काल में परिवर्तन करना पड़ता है। मतलब जब भी हम परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन करने से पहले उनका लिंग, वचन, काल देखना पड़ेगा, किस आधार पर आप बदल रहे हो उनको। देखते हैं, अभी इससे समझ में नहीं आया तो हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य बनाना है। राम विद्यालय जाता है, ये कर्म है, कर्त है। अब इसको कर्म में बदलिए, मतलब जो क्रिया होगी वो विद्यालय के अनुसार होगी। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से बनते हैं, अतः कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसे कर्तवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से कभी कभी द्वारा विभक्ति द्वारा भी जोड़कर उसे कारण बना दिया जाता है। जैसे राम राम से, मैंने मुझसे, मेरे द्वारा, ऐसे करके मतलब कुछ अतिरिक्त जोड़कर उसको पूरा किया जाता है। जैसे जा धातु की क्रिया का रूप कर्मवाच्य की सामान्य भूतकालिक मुख्य क्रिया लिंग वचन आदि से करेंगे। जैसे सुनो कैसे, खाया जाता है, उससे उसके द्वारा सोया जाता है, उसके द्वारा खाया जाता है, मेरे द्वारा घूमा जाता है। तो घूमता का क्या होगा, घूमा जाता है। जब उसको एक कुछ इंक्लूड तो करेंगे, खाता है तो खाया जाता है, मारा तो मारा गया, लिख रहे हैं तो लिखे जा रहे हैं या लिखा जा रहा है। समझ गए? इस तरीके से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अब कर्त से कर्मवाच्य बनाने में और भी देखो, कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग, वचन आदि वाक्य के कर्म के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी है तो उसे हटा दीजिए, कोई विभक्ति का प्रयोग है तो वो नहीं होगा फिर, है ना। राम ने विद्यालय में पढ़ा नहीं होगा, राम से विद्यालय में पढ़ा जाता है, ये भी हो सकता है। राम के द्वारा विद्यालय में पढ़ा गया। कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना पड़ता है। कैसे, सुनिए। अब यहाँ देखिए, सारे नियम तभी याद होते हैं जब उनको फॉलो करके देखते हैं, ऐसे नहीं रटने में आते। कैसे, सुनिए। यहाँ देखिए, यहाँ जो वाक्य हैं ये सारे कर्तवाच्य के हैं। आपको किस में बनाना है, कर्मवाच्य में। कर्तवाच्य कह रहा है यह कविता नीरज ने लिखी, सामान्य वाक्य है, यह कविता नीरज ने लिखी। ठीक है, यह नीरज ने कविता लिखी तो कहीं ना कहीं कर आया। अब यह कविता नीरज के द्वारा लिखी गई। ठीक, देखिए, नीरज ने लिखी तो नीरज तो हर प्रकार से करता है ही। क्या लिखी, कविता। भले तुम कर्म को आगे पीछे कर दो, कविता ने नीरज को नहीं लिखा, नीरज ने कविता को लिखा। तो कविता तो हर मामले में कर्म ही होगी, कर्ता तो नीरज ही होगा। तो कविता के अनुसार काम होगा, क्योंकि हम कर्म में बदल रहे हैं। ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि आप कर्म को मध्य में ही पाओ। आप बदल दो, वाक्य को बदल दिया, नीरज ने कविता नहीं लिखी, यह कविता नीरज ने लिखी। आपको यह देखना है कि काम करने वाला व्यक्ति करता है, जिस काम को वो कर रहा है वो कर्म है। तो नीरज के अनुसार वाक्य नहीं बदलेगा कि नीरज मध्य में है तो वाक्य बदल जाए, नहीं। कर्म है कविता, इसलिए नीरज के द्वारा कविता लिखी गई के द्वारा का प्रयोग होगा, ये तो आप रट लो। शिकारी शिकार करते हैं, ठीक है, शिकारी शिकार करते हैं, शिकारी के द्वारा शिकार किया जाता है। अब देखना, सभी में प्रयोग मिलेगा। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, या मुझसे पत्र लिखा गया। आपने कहा ना, तो से का भी प्रयोग होता है, नियम में पढ़ा, या के द्वारा। आप अगर ये भी लिखते मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, करेक्ट था। रेखा खाना पका रही है, रेखा द्वारा खाना पकाया जा रहा है। अपने आप आपका ये वाली चीज ऐसी हो जाएगी जो कहीं भूतकालिक में जाएगी। क्यों? आप यदि बनाते हैं रेखा खाना पका रही है, रेखा द्वारा खाना पका रही, क्या होगा, आप उसे शुद्ध मानेंगे। आप अपने आप में कहेंगे नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। रेखा द्वारा खाना पकाया जा रहा है। कुसुम पुस्तक पढ़ेगी, कुसुम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, क्योंकि पढ़ेगी आया ना, किसके काल आया, भविष्य काल के लिए आया, तो पढ़ी जाएगी। अब आगे देखिए, कहानी, क्या यह कहानी सूर्यबाला ने लिखी है? तो क्या यह कहानी सूर्यबाला के द्वारा लिखी गई है? ये देखिए, अपने आप, मैंने तो यहाँ नहीं देखा, अपने आप मुख से निकलेगा यदि आप कर्म को जानते हैं कि आपको के द्वारा का प्रयोग करना। आगे देखिए, क्या आप अलीगढ़ जाएंगे? क्या आपके द्वारा अलीगढ़ जाया जाएगा? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पीटा, अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी पीटे गए, या विद्यार्थी को पीटा, विद्यार्थियों को पीटा गया। क्या समझ आया? यही कि के द्वारा का प्रयोग होगा ही होगा। तो अब क्या दिक्कत आई आपको कर्त से कर्म में बदलने में? के द्वारा लगाते जाइए और वाक्य बनाते जाइए, नो प्रॉब्लम,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। जब इसको हम पढ़ लेते तब देखिए, अब कर्त से भाव बनाना है। अभी कर्त से कर्म बनाए थे। भाव केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, अर्थात उनमें कर्म नहीं होता है। एक मिनट, सकर्मक नहीं होगा, फिर होगा अकर्मक। थोड़ा सा यहाँ पर एडिट करिएगा कि केवल अकर्मक क्रियाओं से बनते हैं, अर्थात उसमें कर्म नहीं होता है। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि के नियम में का तथा खा यहाँ भी पूरी तरह लागू होते हैं। जो बनने वाक्य क्रिया भाव को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जैसे हंसता है तो हंसा जाता है, खेला तो खेला जाता है, सोएगा तो सोया जाएगा, रो रही है तो रोया जाएगा। इस तरीके के बनते हैं। यहाँ भी हम नियमों को पढ़ते पढ़ते सीधे कहाँ चलते हैं, यहाँ जा धातु के साथ भी यही होता है। काल के भेद के अनुसार लिंग वचन एक वचन में रहती है, आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं सीधा। कर्त से कर्म, सॉरी भाव, जहां मैं सुधरवाऊं प्लीज उसको एडिट करिएगा। कर्त से भाव बनाना है, हमारा क्या है, भाव बनने की बात हो रही है, ठीक है। राधा नहीं पढ़ती, यह है कर्त, भाव में बनाओ। राधा से पढ़ा नहीं जाता, अपने आप से आगे आ जाने दो। राधा से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा के अनुसार क्रिया हुई। वह खेलता है, अब यह अधिकांश से नेगेटिव में जाएगी। वह खेलता है, उससे खेला नहीं जाता। वह अभी सोएगा, मोहन से सोया नहीं, अच्छा मोहन से अभी सोया जाएगा, ठीक है। मैं अब चल नहीं पाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। यहाँ क्या हुआ, तृतीया का भी से का भी प्रयोग हुआ, चला नहीं जाता। चल किस में बदल गया, चला में। लोग बकते हैं, लोगों से बका जाता है। वह नहीं हंसता, उससे हंसा नहीं जाता। मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, जो वह है, मैं है, ये क्या किसने तृतीया में, मतलब आपके से में बदल जाएंगे। ये देखो, राधा नहीं पढ़ती, राधा से पढ़ा नहीं जाता। वह खेलता है, उससे, वह से उससे हो गया। मोहन अभी सोएगा, मोहन से। तो यहाँ पर आप जब भाववाच्य बनाएंगे तो आप से का प्रयोग करेंगे। मैं मुझसे बदल, मुझसे में बदल जाएगा, वह उससे में बदल जाएगा। समझ रहे हैं आप। वही होता कि वह खेलता है, उसके द्वारा खेला जाता है कर्म। वह खेलता है तो उससे खेला नहीं जाता है, या उसके द्वारा खेला जाता है, या उससे खेला जाता है, ऐसे करके बनेगा। समझ रहे हैं आप। यह ध्यान रखना, यह भाव है। हिंदी में वाच्यों का प्रयोग कैसे होता है सुनिएगा। हिंदी में प्रायः कर्म वाच्य का ही प्रयोग होता है, ज्यादातर हम के द्वारा का प्रयोग करते हैं। जिन परिस्थितियों में कर्म और भाव का प्रयोग होता है वे कुछ इस प्रकार है। कर्म वाच्य के प्रयोग स्थल कहाँ कहाँ कर्म वाच्य आ जाता है, जब कार्य स्वयं आपसे हुआ, स्वयं से जब कार्य होता है किंतु वह अचानक बिना आपके चाहे हो जाता है। हमने किया पर चाहा नहीं, रिमोट गिर गया और टूट गया, भाववाच्य। हाथ से कांच की कटोरी टूट गई, भाववाच्य। यहाँ पर भाव की बात हो रही है, यस। नहीं, कर्म भी हो जाता है, यस। रिमोट गिर गया, कोई करता नहीं आ रहा है, रिमोट गिर गया और टूट गया। रिमोट के अनुसार कहाँ, हाथ से कांच की कटोरी छूट गई, कर्म के अनुसार होगा ना, कटोरी तो छूट गई, यस। अधिकार, गर्व या दर्प, जब हम अपना अधिकार जताते हैं तब भी कर्म का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य। राम को दंड दिया जाए, दंड के अनुसार काम हुआ। अपराधी को हाजिर किया जाए, अपराधी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, औरत हो और पुरुष हो, लेकिन किसके द्वारा काम हो रहा है, हाजिर किया जाए, हाजिर क्यों। मैं यह खाना नहीं खा सकता, तो क्या है, तब भी किसके बारे में बात होती है, कर्म। जब वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ना हो, अर्थात कर्ता जब अज्ञात हो, कर्ता का पता ना हो, तब भी कर्म के अनुसार। चुनाव में धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, कौन बहा रहा नहीं पता। आवेदन पत्र भेज दिया गया है, कौन भेज रहा नहीं पता, तब भी वो कर्म में आएगा। यहाँ किसी की बात नहीं सुनी गई, कोई कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चल रही, सीधा कर्म। हो ना हो कर्ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम चलेगा। कर्मवाच्य के और भी प्रयोग हैं, जब कोई करता है सभा या समाज में, सरकार, जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन
कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है, आर्य समाज द्वारा प्रतिवर्ष जनजातियों का। देखिए जो मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ इनको नोट करते जाना। कई बार इस तरीके के वाक्य आते हैं और हम कहते हैं आप इसमें बनाए समझ नहीं आ रहा। आपको यदि ये याद है कि जब किसी राज्यसभा पार्टी की बात होती है वो हमेशा कर्मवाच्य में होगा, या आप बदल पाओगे, आपसे पहचानने को बोला जाए तो आप पहचान सकते हो। जब भी कोई कानूनी कार्यालय भाषा, देखिए जब कोई हमसे अचानक काम हो जाए, जो हमने किया अचानक हो गया, ठीक है, कानूनी कार्यालय हो, कोई भी राज्यसभा वाली बातें हो, पत्र वाली बात हो, साक्षात्कार, मुकदमा, 1 माह 2 माह, समाअवधि, सब कर्मवाच्य में। असमर्थता, जब हम समर्थ ना हो, मुझसे चला नहीं जाता, पत्र लिखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, ठीक है। चलिए, सूचना देते समय जब कर्ता निश्चित नहीं है तब भी। भाववाच्य में जब यहाँ भी असमर्थता, मुझसे ये हो नहीं सकता, है ना, जब यहाँ पर व्यवस्था मतलब कोई मजबूरी, राम से खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। थोड़ा सा अंतर कहीं कहीं भाव और कर्ता में, भाव और कर्म में आएगा, उसके नियमों को ध्यान रखना है आपको। अनुमति या आता प्राप्त करने के लिए अब चला जाए, भाववाच्य, अब सोया जाए, अब खाया जाए, अब उठा जाए, अब सुना जाए, अब गाया जाए, अनुमति के लिए। अन्विति क्या है, अब हम देखते हैं अन्विति आखिर क्या है। चलिए, तो अन्विति क्या है पहले ये जानो। अन्विति अर्थात अन्वय, अन्वय शब्दों का एक तालमेल भी होता है। जैसे संस्कृत में हम कहते हैं ना कि जो हमारा श्लोक है उसका अन्वय मतलब उस शब्दों को एक क्रम से जमाना। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, अनुरूप होना, अनुसरण होना, अनुगमन करना, वो है अन्विति। क्रिया के कर्ता, कर्म और भाव के अनुरूप जब काम करने वाली बात होती है तो वो अन्विति हो जाती है ना। जब क्रिया या तो कर्म कर्ता के अनुसार या कर्म या भाव के अनुरूप जब प्रयोग कर जाती है तो वो अन्विति है। जैसे क्रिया रूप कर्ता या अन्य किसका अनुमान कर इसका निश्चय अन्विति द्वारा किया जाता है कि वह किसके आधार पर काम कर रही है। जैसे जब कर्ता क्रिया, कर्ता और क्रिया की अन्विति कैसे प्रयोग होंगे, तो जब कर्ता, परसर्ग मतलब होता है विभक्ति का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग। जब कर्ता परसर्ग रहित होता है, जब कर्ता में कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, तब क्रिया कर्ता के अनुसार काम करती है। इसमें क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष सब किसके अनुसार काम करेंगे, कर्ता के अनुसार। बालक स्कूल जा रहा है, बालक के अनुसार। लड़का गा रहा है, लड़का के अनुसार। वह नहीं आएगी, रेखा गाएगी, रेखा के। हर्ष पढ़ता है, तो ये क्या है, यहाँ पर अन्विति किसके अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार। कर्म के अनुसार अन्विति जब जब ने, को, से आदि का कोई परसर्ग अच्छा विभक्ति कारक लगे हों। जैसे अशोक ने 4 पत्र लिखे, प्रसाद जी ने कामयानी, हमसे पत्र लिखे गए, से का प्रयोग हुआ, आशा से फल खाया गया उस, तो ये क्या है, ये कर्म के अनुसार काम हो रहा है, इसलिए ये है कर्म अन्विति। कोई अन्विति बड़ी बात नहीं है, मतलब जिसके अनुसार क्रिया बदल रही है उसको अन्विति कह दिया गया है, वो वही भाववाच्य। बस मैंने ये कि कभी आपको अन्विति आ जाए, अन्विति आ जाए, अन्विति कौन सी अन्विति लग रही, तो आप कह सकते हैं कर्म, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है। अब भाव प्रयोग, भाव के अनुसार जब क्रिया बदलती तो भाव अन्विति हो जाएगी। इधर जब परसर्ग विभक्ति लगा और कर्म भी को परसर्ग हो तथा क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती हो, क्रिया अकर्मक हो, कर्ता से का प्रयोग हो, पुल्लिंग एक वचन उसमें हो। देखिए दोनों स्थितियों में, अब मैं इसलिए लंबा नहीं पढ़ी, अब आप देखो। जैसे द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन को प्रशिक्षित किया गया, अशोक ने कलिंग को हराया, राम ने रावण को मारा, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, मधु से गाया जाता है, लड़की से नाचा जाता है। इन सभी में भाव के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया, सब भाव के अनुसार काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो अन्विति होगी वो कौन सी होगी, भाव अन्विति। अब वाच्य और अन्विति में अब क्या अंतर है, अगर आप बता रही हैं तो सुन लीजिए। वाच्य और अन्विति अथवा प्रयोग भिन्न भिन्न व्याकरणिक संकल्पनाएं हैं। जैसे वाच्य का आधार क्रिया का प्रधान विषय होता है, यह निश्चित करना होता है कि वक्ता का लक्ष्य, उसके कथन का केंद्र कौन है, कर्ता, कर्म या भाव। अन्विति का आधार वाक्य में प्रयुक्त पदों की अनुरूपता होती है कि जो पद आ रहे हैं वो किसके अनुसार काम कर रहे हैं, ठीक, तो उसके अनुसार जो काम कर रहे हैं तब हम अन्विति निश्चित करते हैं। जबकि वाच्य में उसके अनुसार काम करवाया जाता है तब वो उस वाच्य में परिवर्तित होता है। तो इसका निर्धारण हम उसके द्वारा जो काम हो रहा है उससे करते हैं, और यहाँ पर उससे वो कथन का केंद्र बनाया जाता है। समझ गए आप।
तो अनुवृत्ति पूछे तो आप पहले वाक्य पढ़ लो, बता दो इसकी अनुवृत्ति। ये वाच्य, तो भैया ये वाला ये वाच्य, लेकिन अब इसमें बदलना है तो हमें उसको वैसा किया जाएगा। वाच्य का कार्य यह देखना है कि वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया भाव में कौन प्रधान है। अनुवृत्ति का कार्य यह निश्चित करना है कि वाक्य में क्रिया किसके अनुरूप चल रही है। बात वही है, अंतर थोड़ा सा है, मुख्य केंद्र कौन है और यहाँ पर उल्टा बता दिया है कि क्रिया किसके अनुसार काम कर रही है। तब देख लो क्रिया किसके अनुसार कर रही है, यह अनुवृत्ति हो गया। लेकिन वाच्य में मुख्य केंद्र क्या है, कर्म है कि भाव है, वो वाच्य हो गया। और यहाँ पर वाच्य पढ़ना, वाच्यों का परिवर्तन, वाच्यों के नियम, वाच्यों को समझने की ट्रिक, सब कुछ आपने देखी है ना। जब कर्ता के अनुसार क्रिया कर्म करे तो कर्त, और जहाँ कर्म के अनुसार वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ भाव के अनुसार वहाँ भाववाच्य, भाववाच्य में अकर्मक, कर्मवाच्य में सकर्मक और कर्तवाच्य में अकर्मक सकर्मक कोई भी क्रिया हो सकती है। और बहुत सारे नियम मैंने पहचानने के बता दिए हैं। तो यहाँ पर आपके ग्रामर की जो स्टेप हमने एक प्रारंभ किया है, सीढ़ी जो सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ेंगे, उसमें वाच्य को मैंने पहले लिया, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं और संधि समास तो छोड़ देते, लेकिन ये नया वाच्य आ गया, कैसे करेंगे, इसीलिए शंकाओं के समाधान में ये पहला कदम मेरा वाच्य की तरफ ही उठा है। यहाँ से अब प्रारंभ होंगे, आपकी सब ग्रामर बढ़ती जाएगी। तो कृपया हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये करेंगे तो आपका जो हिंदी जो आप कहते हैं ना बाद में पढ़ेंगे, तो वो बाद में पढ़ने के लिए ताज़ा पढ़ने के लिए ग्रामर मैंने स्टार्ट कर दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ, जो व्याकरण का ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।